हेलो, नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस हम क्लास नंबर 3 जो कि 2 क्लास से ऊपर हो सकती है, यूनिट 7 21 कहानियों का सार संग्रह और प्रकाशन वर्ष इस क्लास में देखेंगे, जो कि 2 क्लास से ऊपर हो चुकी है। उनमें हमने बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई है और जो कि नोट्स के अंदर से हमने अच्छे से समझाया भी है, और आप जाकर उस क्लासों को देखें। और आप उसका लिंक चाहते हैं तो इस क्लास के नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डाल देंगे, दोनों क्लासों का। आप जाके उनको देख लेना। शुरुआती क्लास देखोगे तभी अगली क्लास समझ में आएगी, ठीक है? तो इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और क्लास के साथ आनंद से क्लास को पढ़िए। मेरा कहने का मतलब है, कुछ चीज पढ़ने के लिए हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। ये नहीं है कि क्लास को हम देखकर चले गए। क्लास में याद होने वाली चीजें आपको इस क्लास के अंदर पढ़ाई जाएंगी, ठीक है? जो एग्जाम में पूछी जाती है। और 6 जनवरी का जो एग्जाम हुआ है उसमें यूनिट 7 में बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप भी इस क्लास का फायदा उठाएं। चलिए क्लास देखते हैं। यूनिट 7 की जो फर्स्ट कहानी है, 21 कहानियां हैं। कितनी कहानियां लगी हुई है? 21 कहानियों का सार संग्रह, क्रम और प्रकाशन वर्ष देखेंगे। और किस प्रकार आप नोट्स बना सकते हैं, उन पिछली 2 क्लासों को देख सकते हैं। और इसमें देखेंगे 21 कहानियां हैं। 21 कहानियों फर्स्ट कहानी हमारी राजेंद्र बाला घोष जी के द्वारा रचित है, जिसकी जिनकी 2 कहानियां रचित हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जिसमें एक में तो चंद्रदेव से बातें हो रही है लेखिका के द्वारा, ये कहानी का बताया गया सार संग्रह। और दुलाई वाली कहानी जो कि नवल किशोर है, वंशीधर बाबू है, उनकी जो आपसी बातचीत और मजाकिया किस्म की कहानी, आप उसे जरूर पढ़ें। टेक्स्ट बुक में भी पढ़ना जरूरी है। आपको पूरा सार संग्रह आएगा, तभी आप क्रम वाइज उसके जो ऊपर से नीचे क्रम वाइज लगाना आता है कहानी के अंदर से। जब हम पूरी पढ़ी होगी तब ऊपर से लास्ट तक कितनी कहानी में क्या क्या बातें कही गई है, हम उसको आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हम देखते हैं इसके बारे में, कहानी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाकर दी एंड होता है। तो कहानियों के बारे में देखेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। हम इस कहानी देखें, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी। जन्म समय बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी का जन्म समय है 1882। कितना है? 1882। कितना माना गया? 1882। और यह मिर्जापुर गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म माना जाता है। हिंदी में पहली बार रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कई रचनाओं का अपनी ओर से, आगे देखिए, परिवर्तन और संशोधन और परिवर्तन करके कुसुम नामक संग्रह संपादित किया गया है। आया समझ में? इस लाइन में ही बहुत से क्वेश्चन बने हैं। कुसुम सार नामक संग्रह है, उसमें संपादित किया गया है। कौन से में क्या संपादित किया गया है? तो हिंदी में हिंदी में पहली बार रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कई रचनाओं को अपनी ओर से, रामचंद्र शुक्ल जी ने कई रचनाओं को अपनी ओर से परिवर्तन संशोधन और प्रवर्धन करके कुसुम नामक संग्रह में संपादित किया, इन्होंने कार्य किया, ठीक है? और 1911 में इंडियन प्रेस प्रयाग से छपा। ये क्वेश्चन बना यहाँ पर, ठीक है? 1911 में इंडियन प्रेस प्रयाग से छपा है। इनकी रचनाएं उस समय की प्रसिद्ध पत्रिकाएं जैसे सरस्वती पत्रिका, आनंद, कादम्बनी, भारतेंदु, समालोचक, लक्ष्मी आदि में छपी इनकी रचनाएं, ये बताई गई है। ये बहुत ही ऑथेंटिक चीजें हैं, आपको अपने नोट्स के अंदर उतार लेना है, ठीक है? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख कहानियां हम राजेंद्र जी बाला घोष की देख सकते हैं। तो चंद्रदेव से मेरी बातें जो कि 21 कहानियों के अंदर लगी हुई है हमारे यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में, तो ये 1904 में प्रकाशित है। कुंभ में छोटी बहू, यह 1906 में प्रकाशित है, ठीक है? प्रकाशित है। और दुलाई वाली रचना
जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगी है। यह कब प्रकाशन वर्ष माना गया है? 1960 में। भाई बहन 1908 में। हृदय परीक्षा 1915। यहाँ क्वेश्चन कर्म लगाना आ सकता है। ये आप बार बार रिवीजन करके इसे पक्का कर लीजिए। चंद्रदेव से मेरी बातें में कहानी में क्या सार समीक्षा दी हुई है देखें। यह कहानी 1904 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है और निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। निबंध के रूप में यह कहानी प्रकाशित हुई है, लेकिन बाद में कई पत्र पत्रिकाओं में के संपादकों ने इसे कहानी के रूप में प्रकाशित किया। कि पहले तो ये पत्र पत्रिकाओं के रूप में संपादकों ने प्रकाशित माना है, अभी कई पत्रिकाओं में तो कहानी माना है, और यह पहले निबंध के रूप में ही प्रकाशित हुई। पहले कहानी है निबंध के रूप में, क्योंकि यहाँ वार्तालाप शैली में बातचीत हुई है चंद्रदेव से पत्रात्मक शैली में। मानिए ये आगे लिखते भी है। चंद्रदेव से मेरी बातें पत्रात्मक शैली में लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। हिंदी की पहली कहानी है। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। हिंदी की पहली कहानी। कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानी गई। यहाँ से क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन बने हैं कौन सी शैली में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वन लाइनर क्रम वाइज लगाना आ जाता है। ठीक है, आप अच्छे से कर लीजिए। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में बंग महिला के द्वारा देश के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन, क्या है लॉर्ड कर्जन, उनकी गलत नीतियों पर टिकी हुई व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। ये कहानी यहाँ जैसे क्रम के अंदर वन लाइनर पूछ लिया जाता है कि ये कहानी का सार क्या है। कुछ तीन क्वेश्चन, तीन ए बी सी डी दिया होगा तो तीन तो गलत बता देंगे, इनमें से सही कौन सा है, ऐसे ए बी सी डी से क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें तीन नेगेटिव बता देंगे, एक पॉजिटिव बताएंगे, तो कौन सा सत्य है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए भगवान चंद्रदेव इन्हें संकेत करके पत्रात्मक शैली में कहानी लिखी गई है। लेखिका कौन है? बंग महिला, जो कि राजेंद्र बाला घोष जी है। और यह चंद्रदेव से लॉर्ड कर्जन की व्यंग किया गया है, नीतियों पर, जो उनकी व्यवस्था है उन पर भी वो सही से अपनी कार्य व्यवस्था को नहीं कर रहे हैं। जो व्यवस्था मतलब इतनी गलत नीतियां फैला रहा है ऐसे ऐसे, तो इसके कहानी के अंदर चंद्रदेव से बातें की जा रही है। और चलिए अगली कहानी देखिए, धुलाई वाली कहानी। धुलाई वाली कहानी देखिए, इसमें क्या दिया गया है। धुलाई वाली कहानी यह 1907 की सरस्वती भाग 8 और संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? 1907 में प्रकाशन वर्ष है और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भाग 8 भाग संख्या में प्रकाशित हुई थी। यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा, स्थायी रंगों की दृष्टि से यह कहानी आज भी महत्वपूर्ण है। इसे मनोरंजन प्रधान कहानी कहा गया। मैंने कहा हंसी मजाकिया सी कहानी है ये, तो आप इस कहानी को पढ़े अच्छे से। कहानी का आरंभ काशी नगरी से होता है। ये नगरों के जो नाम आते हैं ना, गांव शहर कोई भी नाम आता है, और समापन इलाहाबाद प्रयागराज में जाकर। शुरुआत तो काशी नगर से हुई है और समापन इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है, तो इन जो क्षेत्रों के नाम आए या गांव शहर के नाम आए हैं, इनको भी नोट कर लीजिए, ये भी पूछा जाता है। कहानी के पात्र देख सकते हैं। कहानी के पात्र क्या है इसमें? वंशीधर जी, मैंने कहा ना वंशीधर, नवल किशोर, ये मुख्य पात्र इसमें है। मुख्य पात्र जो इलाहाबाद का निवासी है वंशीधर, इनके बारे में बता रहे हैं। नवल किशोर है वंशीधर का मेरा भाई, जो कि हंसमुख व्यक्ति है, हंसी मजाक की कहानी है, टोली करता हुआ इसमें दिखाया गया है। जानकी देवी जो वंशीधर की पत्नी है, वंशीधर की पत्नी है, एक गृहस्थ महिला है। अन्य पात्र इसमें है नवल किशोर की पत्नी, वंशीधर की सास, साला, साली, इक्के वाला इत्यादि का चित्रण इसमें दिया गया है। माधव राव सप्रे, तीसरी कहानी यहाँ देख सकते हैं, माधव राव सप्रे। ये हंसी मजाकिया कहानी, ये महत्वपूर्ण कहानी है, आप इसे टेक्स्ट में जरूर पढ़ें। अब तीसरा जो माधव राव सप्रे के द्वारा तीसरी कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है,
एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे का जन्म 1871 ईस्वी, मृत्यु 1931 में मानी गई है। ठीक है, आगे देखिए। इस कहानी का प्रकाशन 1900 में माना गया है। कहानी का प्रकाशन 1900 में माना गया है। ठीक है। पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र निकाला। यह पत्र केवल 3 वर्ष चलने के बाद बंद हो गया। 1909 में हिंदी ग्रंथमाला नागपुर का प्रकाशन किया गया। तदंतर राजनीति और शिक्षा पर पुस्तकें लिखी गई। बाल गंगाधर तिलक के केसरी पत्र से प्रेरित होकर हिंदी केसरी पत्र निकाला। मराठी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद किया। ये लेखक की रचनाओं के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए हिंदी के क्षेत्र में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मराठी ग्रंथ गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद किया। 1924 के देहरादून में हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। ये माधवराव सप्रे जी के द्वारा किए गए कार्य हैं जो हिंदी के अंदर उन्होंने अपने मान सम्मान में कार्य किए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की जो सार समीक्षा है वो हम देखेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी जो कि माधवराव सप्रे के द्वारा रचित है। एक टोकरी भर मिट्टी हम देख सकते हैं। मुख्य कहानी है, अच्छी कहानी है। इस कहानी के अंदर क्या दिया गया है? इस कहानी के अंदर एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में। कब? 1901 में माना गया। एक टोकरी भर मिट्टी की चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक से शुरू होता है। इस कहानी को बहुत सारे आधुनिक समीक्षक ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का ये क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन बन रहा है, देख सकते हैं। चलिए आगे देखें। डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी को संवेदन के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ हिंदी भाषा, देसी हिंदी भाषा बताया है। कहानी में सिर्फ दो पात्र हैं, जमींदार, अनाथ, विधवा। ठीक है। और गौण पात्र हम देख सकते हैं कौन कौन से हैं। जमींदार का वकील, विधवा की पोती मुख्य इसमें प्रमुख पात्र है गौण पात्रों के रूप में। ये जमींदार साहब और अनाथ विधवा बूढ़िया है, उसके ऊपर कहानी है। और एक झोपड़ी है, उसकी झोपड़ी को जमींदार साहब छीन लेते हैं अपनी जो हवेली का हाथा बढ़ाने के लिए। लेकिन बाद में एहसास होता है। आदर्श मूलक ये कहानी लास्ट में यही दर्शाती है कि वह झोपड़ी बुढ़िया को वापस दी जाती है क्योंकि वह दीन दुखी है। और उसके परिवार जो बुढ़िया के परिवार है वो सब कुछ बिखर जाता है, टूट जाता है। उसके पास सिर्फ एक क्या है, उसके पास सिर्फ एक पोती का सहारा है। और पोती झोपड़ी छोड़ने के बाद में खाना पीना छोड़ देती है। उसे अपने घर जो कि सुकून देता है तो वो अपना ही घर होता है, चाहे वो झोपड़ी हो या बड़ा मकान। तो वह अपने पूर्वजों की जो मृत्यु हुई है उस झोपड़ी के अंदर ही हुई है। जो माता पिता हो चाहे बुजुर्ग हो कोई भी, तो वह उसी मिट्टी में उनकी सुगंध आती रहती है। तभी कहती है कि मैं खाना पीना नहीं करूंगी। तब दादी विधवा जमींदार के पास जाती है और उस कहानी का हम सारा आगे देखेंगे। जमींदार साहब जमींदार साहब है जिसके अहाते में एक वृद्ध विधवा की झोपड़ी है। जमींदार की इच्छा है कि वह किसी तरह उस वृद्ध विधवा की जमीन ले ले ताकि जमींदार की जमीन का विस्तार हो। कि जमींदार है जो अपने जमीन के लिए लालच करता है, इसके लिए वह तमाम हथकंडे अपनाता है, अलग अलग कार्य करता है बुढ़िया को वहां से हटाने के लिए। अंत में विधवा को हटाने में सफल हो जाता है, सफलता हासिल कर लेता है। बाद में विधवा के एक कथन से जमींदार का हृदय परिवर्तित होता है। क्या है? हृदय परिवर्तित होता है। वह पुनः उसकी झोपड़ी वापस कर देता है। एक टोकरी भर मिट्टी में वर्ग भेद को रेखांकित किया गया। भी ऊंच नीच का वर्ग है, उसके ऊपर वर्ग भेद को
रेखांकित किया गया है। हृदय परिवर्तन का सिद्धांत भी इस कहानी के अंदर देखा गया कि पहले तो जो जमींदार साहब हैं अपने झोपड़ी को हटाने के लिए, अपनी जमीन का विस्तार करने के लिए उसे हटाने झोपड़ी हटाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में जो बुढ़िया उसे कुछ बातें कहती है, उसे अपनी जो सच्चाई को दिखाती है, सच्चाई का रास्ता दिखाती है कि छोटे के साथ ऐसे व्यवहार करते हो, तो उससे जमींदार साहब का जो हृदय परिवर्तन होता है उसका भी वर्णन इस कहानी में है। मातृभूमि के प्रति लगाव की कहानी है कि बुढ़िया का अपने झोपड़ी के साथ लगाव दिखा, यही कहानी के अंदर दर्शाया गया है कि लगाव दिखाया गया है। वह अपने पोती का लगाव अपनी झोपड़ी के साथ दिखाती थी। यह कहानी मातृभूमि के प्रति प्रेम को दर्शाती है। हृदय परिवर्तन दिखाता है कि आदर्श मूलक मूलक कहानी है, जो कि पहले तो जो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है, लेकिन बाद में उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है तो झोपड़ी वापस कर भी देता है। जमींदार साहब के अंदर हृदय परिवर्तन दिखाई दिया गया है। चलिए अगली कहानी देखें, कहानी नंबर 4। जरूरी नहीं है कि एक साथ सभी कहानियों को पढ़ के क्लास में निपटा देते, लेकिन थोड़ी थोड़ी कहानी हम रोज पढ़ेंगे तो हमारा मनोरंजन अच्छा होगा, क्लास भी अच्छी रहेगी और थोड़ा पढ़ने से ज्यादा याद रहता है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम समुद्र भर सकते हैं, समुद्र में जो सब कुछ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे जून का एग्जाम है, उससे पहले हम पूरी यूनिट को कंप्लीट कर लें और अच्छे से रिवीजन भी 2 बार 3 बार रिवीजन भी हो जाए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़कर हमारे जो भाव हैं, मनोभाव हैं, उनको बढ़ावा देंगे। ठीक है, हम अच्छा पढ़ा सके ये आपकी देन है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राही है, उसके ऊपर कहानी लिखी गई है। जन्म 16 अगस्त 1904 में। सुभद्रा जी का चौहान का जन्म समय प्रकाशन वर्ष माना गया है 1904। कहानी कौन सी है? बिखरे मोती 1932 में, बिखरे मोती 1932 में, उन्मादिनी 1934 में और सीधे साधे चित्र 1947 में। ये मुख्य कहानियां इसके अंदर लिखी गई है। ठीक है, अब गजानन मुक्ति बोध जी क्या कहते हैं? गजानन माधव मुक्ति बोध के अनुसार इस कहानी के लिए क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारियों की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए। उनकी शैली में वही सरलता है और वही अकृत्रिमता है, कृत्रिमता है और स्पष्टता है जो उसके जीवन में है। ये कौन कहता है? गजानन माधव मुक्ति बोध जी कहते हैं। किसके लिए? सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। राही राही कहानी के पात्र देख सकते हैं कौन कौन से हैं। राही कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? राही कहानी के पात्र, इस कहानी में 2 पात्र हैं, राही है और अनीता है। ठीक है, ये 2 पात्र मुख्य है इस कहानी के अंदर। इसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राही एक गरीब औरत जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया गया है। चोरी क्या की है उन्होंने? भीख मांगने वाली मंगरोरी जाति से संबंध रखती है। यहाँ से क्वेश्चन PYQ में देखने को मिला है। PYQ को भी अच्छे से पढ़े, वो एक नींव है हमारे कहानी की, जो टॉपिक लगे उनकी नींव है। अनीता क्या है? अनीता एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल में गई है। यहाँ क्या दर्शाया गया है कि राही गरीब औरत है जो अनीता को जेल में ही मिलती है। वह पूछती है, एक दूसरे से बातें होती है, तब अनीता राही से पूछती है तुम्हें किस जुर्म में अंदर किया गया है? तो उन्होंने कहा कि हम तो अनाज चोरी के लिए, हम तो मांगरोली जाति के हैं, मांग कर भी नहीं खा सकते, तब हमें अनाज चोरी के जुर्म में हमें कैद किया गया है। और अनीता कहती है कि हम तो जेल में इसलिए हैं कि हमें तो अच्छे से अच्छा कार्य करने के लिए जेल में सम्मानित रूप से हम यहाँ आए हैं। अभी जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी हैं, जो पहले ये होते थे कि क्रांतिकारी
बार जेल में जाते तो उनका नाम ऊंचा माना जाता था। ऐसे लोग जेल के लिए अच्छी चीजें मानते थे, लेकिन कुछ लोग गरीब है उनको वैसे कैद किया जाता था। तो उनकी कहानी के सार को दर्शाया गया है। अब क्या है आगे देखिए। जेल के प्रवेश पर आधारित इस कहानी में राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेस आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन ये दिखाया गया। अनीता यहाँ सोच रही है कि जैसे राही को भी व्यवस्था पूर्ण पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसने सिर्फ अनाज की चोरी की है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए ही चोरी की है। तो इसमें क्या उसने बड़ा गलत काम तो नहीं किया है। सिर्फ भूख ही हमें चोरी करवाती है। भूख ऐसी चीज है जो किसी से सहन नहीं हो पाती। तो उसके बारे में सिर्फ अनीता कांग्रेस से जो स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी लोग होते थे तो वो जेल में आते थे पहले, और अपने मान सम्मान समझते थे कि हमने 3 बार जेल गए 4 बार जेल गए, ये होड़ लगी रहती थी। लेकिन उसके ऊपर चिंतन है, अनीता ने चिंतन किया, विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति दर्शाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हम गरीबों की सेवा करेंगे तब हम देशभक्ति दर्शाने पर बल देने की बात कह रही है। हमें ऐसे कांग्रेस आंदोलन कर करके हम अंदर आ रहे हैं, ये हमारा सच्ची देशभक्ति नहीं है। उन्होंने ये दिखाया। अगली कहानी देखिए, प्रेमचंद कहानी। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी। ईदगाह है कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित। ईदगाह है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखी दोनों कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम से यहाँ क्वेश्चन बने भी है। 6 जनवरी के एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880, मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को माना गया। मृत्यु 1936 में और जन्म 1880 में माना। ठीक है। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लगभग 4 मील दूरी पर लम्भई गांव में हुआ। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी। उनका घर का नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव था। वास्तव श्रीवास्तव था। और नवाब राय के नाम से वे लिखते थे। क्या है? नवाब राय के नाम से वे लिखते थे। प्रेमचंद जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में और फारसी में हुई थी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। ठीक है। चलिए आगे देखिए। प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह देखें कौन कौन से हैं। सोजे वतन, मानसरोवर जिसमें 8 खंडों में प्रकाशित प्रेमचंद की असंकलित कहानियां, प्रेमचंद की शेष रचनाएं देखने को मिलती है। ईदगाह कहानी के बारे में बताया गया सार संग्रह देखेंगे, समीक्षा देखेंगे। प्रकाशन वर्ष 1933 में माना गया है। ठीक है। ईदगाह कहानी उस दौर की प्रसिद्ध पत्रिका चांद में प्रकाशित हुई। कहानी के पात्र हैं हामिद, एक छोटा सा बच्चा है जो कि बाल मनोविज्ञान पर यह कहानी है। अमीना जो कि उसकी दादी है, इसके पात्र देख सकते हैं। अमीना जो कि दादी है, हामिद की दादी अमीना। हामिद के दोस्त हैं मोहम्मद, मोहसिन, नूरे, सम्मी है, अम्मी नहीं है, ये सम्मी है। इसी पर क्वेश्चन बना था एग्जाम के अंदर। समी का जो इन्होंने खिलौने खरीदे थे ईदगाह कहानी के अंदर, पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि कौन क्या खरीदता है और सम्मी ने कौन सा खिलौना खरीदा। तो उसमें खंजरी दिया गया था। अलग अलग इन चारों दोस्तों ने कौन कौन से खिलौने खरीदे हैं। बाल मनोविज्ञान पर कहानी है। और हामिद जो अपनी दादी के लिए अच्छे से बारीकी से सोच रखता है। दादी रोटी बनाती है तो हाथ जलता है तवे पर, रोटियां सेकती है। तब आबिद हामिद ने चिमटा खरीदा दादी के लिए। ये उसकी बाल रूप को दर्शाती है। छोटी उम्र में ही कुछ कार्य करने की आशा उसके मन में है, वह समझता है। ठीक है। हिंदी में बाल मनोविज्ञान दिखाया ना, मैंने बोला से संबंधित कहानियां बहुत कम लिखी गई। प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से एक है उन्होंने जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता और तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी। उनकी कहानियां भारत की साझी संस्कृति
एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों के से शोभा है। आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जो पढ़ जाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो अंदर दिमाग के अंदर ऐसे सेट हो जाता है, अभी वहाँ से ये कहानी उठाइए डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में मिल जाता है। ठीक है? चलिए आगे देखिए। ईदगाह प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। इस कहानी के इर्द जैसे महत्वपूर्ण त्योहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी में क्या दिखाया गया है? ईद त्योहार होता है मुसलमानों का, उसके ऊपर महत्वपूर्ण त्योहार है उनका, जो खूब अच्छे तरीके से हंसी खुशी, बहुत मौज मस्तियां, मेले में घूमना, इधर उधर जाना, बच्चों की किलकारियां, गाड़ी इक्के वाला सब कुछ वहां दिखाई देता है। कुछ बेचने वाला बैठा है, कोई और खिलौने हैं, अलग अलग सुंदर मिठाइयां हैं, पकवान है, सब मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस कहानी के अंदर ये दर्शाया गया है, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां, सुंदर जो माहौल है वहां का दर्शाया गया है। मुस्लिम जीवन पर आधारित सुंदर कहानी है, जो कि ईद त्योहार है उनका, उसके ऊपर दर्शाई गई है। ठीक है? अभी देखिए हामिद। हामिद क्या कहते हैं हामिद के बारे में? हामिद का चरित्र हमेशा बताता है, हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी साझेदारी पैदा कर देती है। तो वह चिमटा खरीद के लाता है ना दादी के लिए, उसकी जो मन की जो भावना है उसे छोटे बच्चे को इतने बड़ा कर देती है, छोटे से बचपन को छीन लेती है, उसे समझदार बना देती है। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर स्वयं रखने की में विजयी हो जाता है। अपनी जो मन की भावना को दबाकर वह माँ अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। अच्छे से ये जो दर्शाया गया उसके छोटी उम्र में बड़ी बात पर वह समझदारी पैदा करने वाली बात कही है। साथ ही रुस्तमे हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य और महत्व को उद्घाटित किया। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से यह भी अनूठी कहानी अनूठी है। ईदगाह कहानी का उद्देश्य हामिद के बहाने ऐसे चरित्र का उद्घाटन करना जो अभावों के कारण से पहले ही परिपक्व हो गया है, क्योंकि छोटी उम्र में माता पिता गुजर गए और दादी का ही सहारा उसके पास बचा है, दादी ही सब कुछ उसके लिए है, और माँ बाप का रूप वही निभा रही है। और इसी छोटे से रूप में उसके पास कुछ पैसे नहीं है, खाने मेले में खाने के लिए कुछ चीजें नहीं है, खाए तो दादी के लिए चिमटा कैसे ले, इसके जो द्वंद्व है, बच्चा गिरा हुआ है, छोटा सा है, और छोटी सी उम्र में बड़ी समझदारी वाली बात उसमें आ गई। ये बाल मनोविज्ञान कहानी है और उसी पर दर्शाई गई है। ये किसी भी समाज के स्वस्थ होने का लक्षण नहीं है। उसके बच्चे अपने सहज बचपन को बुलाकर बुजुर्गों को श्री का आचरण करने लगे हैं। इस कहानी के अंदर ये दर्शाया गया है। ठीक है? कहानी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी कहानी है। अब आगे देखिए। बच्चों में खिलौनों की जो स्वाभाविक लालसा है, बच्चों में खिलौनों की जो स्वाभाविक लालसा देखी जाती है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो खिलौनों की जो देखता है, एक दूसरे की बातें देखता है, उसके बारे में बहुत ही, जैसे हम देखते हैं आस पास पड़ोस के बच्चों को देखकर बच्चे का मन ललचाने लगता है। उस बच्चे ने खिलौना ले लिया तो हम भी, मम्मा मेरे को भी खिलौना ला कर दो, ये वैसे ऐसे बातें करते हैं ना। उसी प्रकार बच्चों की जो स्वाभाविक लालसा हर बच्चे में देखी जाती है, लेकिन हामिद ने उस लालसा पर संयम रखा, अपनी समझदारी दिखाई और दादी के लिए चिमटा लेकर आया। उसकी जो छोटे होने की इतनी समझदारी वाली बात उसमें दिखी है, ये कहानी उसकी ओर संकेत करती है। मेले में जाने पर खेल कूद मनोरंजन व खाने पीने की हामिद मेले में जाकर और अपने जेब में 3 पैसे होने पर भी ऐसा नहीं करता है। वह पैसों से खिलौने ले सकता था, शरबत पी सकता था, लेकिन उसने ऐसा इन पैसों को अपने बजाय दादी के लिए खर्च करना जरूरी समझा, क्योंकि दादी की जो हाथ है ना, रोटी बनाती है तवे पर लगाती है तो हाथ जल जाती है। जो उसके भाव देखे ना बच्चे के, उसके अंदर की भावनाओं को दिखाया गया है। ये दादी के प्रति प्रेम भी है और दादी के आशीर्वाद पाने की आकांक्षा भी। ठीक है? चलिए आगे देखिए। कहानी के अंत में कह सकते हैं कि टिप्पणी प्रेमचंद जी करते हैं, जो असल में कहानी की परिणति भी है। अब एक बड़ी विचित्र बात हुई है।
हामिद इस चिमटे से भी विचित्र, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद दादी का दिल जीत लिया। बुढ़िया अमीना बालिका आमीना बन गई। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआई देती है और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती है। हामिद का जो इसका रहस्य क्या समझता। प्रेमचंद जी की साहित्यकार मनुष्य की जय। वे बुरे दिन देने वाले पात्रों में भी अच्छाई की खोज रखते हैं करते हैं। निर्धनता में भी उच्च मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। ईदगाह उनकी इसी कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। कहानी से दोनों रूपों को कहानी में दर्शाया गया है। प्रेमचंद जी जो कि छोटे जीवन में बड़े लोगों तक इस कहानी को अच्छे तरीके से दिखाया है। चलिए आगे की क्लास कल लेके आएंगे, क्लास नंबर 4। हमने जितनी कहानियां पढ़ी उसका रिवीजन जरूर कीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्रम लगाने आते हैं, जन्म समय क्रम 3 क्लासों में हमने इम्पोर्टेंट तथ्य करा दिया है और आगे की क्लास जल्द ही क्लास नंबर 4 लेकर आएंगे। और जो हमसे बनता है, हम जून तक क्या है, हम जून तक जून जून वाला एग्जाम है ना, जून का एग्जाम है दिसंबर JRF प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसका लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं और आप इस चैनल के साथ जुड़कर बहुत सी अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे और मोटिवेशनल वीडियो आप तक आती रहेगी। और जिसके पंखों में जान है वही सबसे महान है, जिसके पंखों में जान नहीं वह अभी तक अनजान है। इसी के साथ धन्यवाद और नई क्लास के साथ फिर से आपका आने वाली क्लासों में स्वागत है। धन्यवाद। जय